ही नतीजे भी शुरू हो चुके हैं। इस खास मौके पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ से खास बातचीत हुई। बीजेपी के संकल्प पत्र से बाजार के लिए क्या संकेत है, किस सेक्टर के तिमाही नतीजे शानदार रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कच्चे तेल के में उबाल अगर और बढ़ जाता है तो भारतीय बाजार पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। उसी इंटरव्यू का एक छोटा अंश फिलहाल आपके सामने। मार्केट में इस समय थोड़ा सा डर का माहौल है क्योंकि ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से काफ़ी करेक्शन है। लेकिन क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर हाँ तो किन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपको फोकस करना है? आइए समझते हैं मार्केट में एक बहुत ही शार्प माइंड से गौतम दुग्गड़, हेड ऑफ रिसर्च एट मोतीलाल ओसवाल हमें जुड़ रहे हैं आज इस मार्केट गुरु की खास श्रृंखला। पहले तो ये बताइए कि ये जो करंट वॉर है ये आउट ऑफ सिलेबस आ गई आपके, ऑब्वियसली किसी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में भी इसका कोई मेंशन होगा नहीं क्योंकि किसी को पता नहीं था। इसने क्या कुछ समीकरण चेंज करें इससे पहले कि हम इलेक्शन और अर्निंग्स की बात करें? अनुज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। नहीं अनुज, सी जियोपॉलिटिक्स में आजकल काफी नॉर्मल हो गया है। एवरी फ्यू डेज कुछ ना कुछ चालू रहता है, कभी रशिया यूक्रेन तो कभी इजराइल पैलेस्टीन, अभी नया एक जुड़ गया है इसमें इजराइल ईरान। अगर आप पिछले 6-7 साल का एक दौर देखें तो जो जियोपॉलिटिकल फ्लैशेस है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, और इसमें मार्केट भी 2-3 दिन उधर ध्यान देता है, फिर वापस इट गोज बैक टू द नॉर्मल फंडामेंटल वेज। तो जहां तक इंडिया का सवाल है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रूड के भाव। अगर क्रूड के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर तकलीफ है, अदरवाइज इट्स अ फ्यू डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड देन लेट्स सी वेयर इट गोज फ्रॉम देयर। तो मुझे तो खैर कोई ज्यादा एक्सपर्टीज है नहीं इन सब टॉपिक्स में, बट हाँ एक चीज देखने में आ रहा है कि पिछले कई सालों से बहुत रिकरिंगली और फ्रिक्वेंटली हो रहा है। सिर्फ देश बदलते जा रहे हैं, बट जियोपॉलिटिक्स हैज बिकम अ वेरी नॉर्मल हेडविंड नाउअडेज। बिल्कुल। तो एक्स ऑफ क्रूड कोई खास वरी नहीं है, और क्रूड भी आपको लगता है कि क्या 9500 तक हम ठीक हैं, उसके ऊपर ही दिक्कत होगी या करंट लेवल पे भी थोड़ी दिक्कत है? नहीं, मुझे लगता है एक चीज देखिए, आप 15 साल पहले भी क्रूड के दाम $100 होते थे, तब अपना जीडीपी 1 और 1.5 ट्रिलियन के रेंज में हुआ करता था। आज भी क्रूड के दाम $90-100 के आसपास होते हैं, पर आज हमारा जीडीपी 3.6 ट्रिलियन है, प्लस हमारा करंट अकाउंट बैलेंस, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, सारा चीज अगर आप जोड़ के देखते हैं वो इक्वेशन को, तो हमें लगता है कि उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, गिवन दैट द इकोनॉमी हैज ग्रोन इन द लास्ट 10-15 years and our exports, our current account balance, our forex reserves at 640-650 billion dollars, they provide lot of comfort. तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि $100 तक हमें कोई बहुत ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत है। हाँ, अगर ये ऐसे बीच में 2022 में जब पहले रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ था 140 तक चला गया था। दूसरा, इट हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑल्सो, तो थोड़ा सा मार्केट के वैल्यूएशन पे उसका असर होता है। और अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं 100 के आगे 110 तक, और लंबे लंबे समय तक वो प्राइसेस वहां पे सस्टेन होते हैं, तो फिर आपका इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बाकी सारी मैक्रो चीजें भी उसमें सामने आ जाती है। एज लॉन्ग एज ये कुछ दिन तक चले और 100 के नीचे रहे, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ओके, चलिए अब आते हैं जो दूसरा इम्पोर्टेंट इशू है, और वो है अर्निंग्स का। अब हमने टीसीएस और इन्फोसिस दोनों के अर्निंग्स देख लिए। आपकी क्या समझ रही दोनों की अर्निंग्स देखकर? और इवन इन्फोसिस को मार्केट ने कोई बहुत ज्यादा वायलेंटली पनिश नहीं किया। अब क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर? देखिए अनुज, हमेशा नंबर्स जो है अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और प्राइस में क्या है वो देख के एनालाइज करना चाहिए। सो आईटी के एक्सपेक्टेशंस बहुत म्यूटेड थे। जो हमारा पब्लिश्ड एस्टिमेट था प्रीव्यू, हम पूरा आईटी सेक्टर का अर्निंग्स ग्रोथ 4% का अनुमान लगा रहे थे। एब्सोल्यूट नंबर अगर आप देखें तो हमारा जो आईटी सेक्टर का कवरेज यूनिवर्स है उसमें हमें 29,000 करोड़ के प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है। अब ये जो 29,000 करोड़ का नंबर है, पिछले 7 क्वार्टर से यही रहा है, 28-29,000 करोड़ के रेंज में। तो पिछले 2 साल से आईटी सेक्टर के प्रॉफिट्स कहीं नहीं गए। इनफैक्ट अगर आप एक कदम और पीछे जाते हैं, FY22 का जो टोटल प्रॉफिट था निफ्टी के आईटी कंपनीज का, वो था 95,000 करोड़।
राइट, FY23, FY24 1,05,000 करोड़ है, राइट। तो पिछले 3 साल से अगर आप नंबर देखें निफ्टी आईटी प्रॉफिट पूल का, तो लाख करोड़ के आसपास 3 साल से फ्लैट हो चुका है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप टीसीएस इन्फोसिस के नतीजे देखें तो एक्सपेक्टेशंस कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। हाँ, इन्फोसिस का गाइडेंस जो है थोड़ा सा वीक है, बट स्टॉक प्राइस हैज डन नथिंग फॉर लास्ट 3 इयर्स। आप अक्टूबर 2021 के प्राइसेस देख लीजिए आईटी कंपनीज के, और आज के प्राइसेस देख लीजिए स्पेशली इन्फोसिस के। तो मुझे लगता है, जहां तक मेरी मेमोरी का अगर सही है, तो 1900 का जो प्राइस था इन्फोसिस का अक्टूबर 2021 में, वो वापस हमने अभी तक नहीं देखा है, और उसके बाद लगभग 2.5 साल हो चुका है। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, अभी 21-22 के रेंज में आईटी सेक्टर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वीक नतीजे, इसलिए बहुत ज्यादा आपको वायलेंट रिएक्शन दिखानी है। मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज अंडरवेट है। हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर अंडरवेट है, और काफी टाइम से अंडरवेट है अभी। अगर आप इंडिया के टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो देखें जो हम पब्लिश करते हैं हमारे मंथली रिपोर्ट फंडफोलियो में, तो मैंने काउंट किया था, अभी जो मार्च एंड पे हमने पब्लिश किया है, 3 दिन पहले हमारा रिपोर्ट निकला था, तो लगभग 16 फंड्स जो है आउट ऑफ 20 वो अंडरवेट पोजीशन पे है आईटी में। और जो बाकी 2-3 भी है वो इसलिए उनके नंबर्स ओवरवेट दिखते हैं क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक आईटी फंड है उनके बास्केट में। तो बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द मार्केट एनीवेज इज अंडरवेट ऑन आईटी। ओके, अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है मार्केट के लिए वो है कल एचडीएफसी बैंक के नंबर्स। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा कि इस बार के अपडेट्स उनके अच्छे लगे थे मार्केट को, और एक सेंस तो बनी है कि प्राइस वाइज तो बॉटम बना है यहाँ पर, टाइम वाइज करेक्शन का पता नहीं, आपका क्या व्यू है यहाँ पर? सो अनुज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैल्यूएशन के हिसाब से एचडीएफसी बैंक इज द वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबली प्राइस स्टॉक टुडे। अगर आप प्राइवेट बैंक्स के वैल्यूएशंस देखें तो एचडीएफसी बैंक 2.3 टाइम्स पे चल रहा है FY25 पे, आईसीआईसीआई बैंक इज 2.8 और कोटक बैंक है 2.4 पे। बहुत रेयरली, मे बी शायद हमने पहली बार देखा है कि आईसीआईसीआई बैंक का प्रीमियम वर्सेस एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक इतना ज्यादा है। अब आप पोजीशनिंग की बात करें तो आज भी नंबर 1 स्टॉक लोगों के जो पोर्टफोलियोज में है, इन द इंस्टीट्यूशन साइड, इट इज आईसीआईसीआई बैंक। सो मोस्ट वेल ओन्ड स्टॉक इज आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक पे काफी स्ट्रीट अंडरवेट है, हम भी 2 साल से अंडरवेट है एचडीएफसी बैंक पे, बट अब वैल्यूएशन ऐसे हो गई कि मुझे इसमें डाउनसाइड नहीं दिखती है। रही बात अपसाइड की, तो वो डिपेंड करेगा कि आगे के कैटलिस्ट क्या है। लाइक एक क्वार्टर पहले लोग डिपॉजिट ग्रोथ को लेके काफी कंसर्न थे, तो ये क्वार्टर में आपने डिपॉजिट एक्विजिशन लगभग 1,60,000 करोड़ का देखा है क्वार्टर टू क्वार्टर। नाउ आई थिंक मार्केट विल वेट, स्ट्रीट विल वेट टू सी इफ दिस सस्टेन्स फॉर कपल ऑफ मोर क्वार्टर, स्टेबिलिटी आती है क्या, क्योंकि वैल्यूएशंस तो बहुत फेवर में है अभी, और स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है इवन ऑन अ 5 ईयर बेसिस। तो व्हाइल वी आर अंडरवेट ऑन द स्टॉक इन आवर मॉडल पोर्टफोलियो, हमें यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखती है। ओके, बिल्कुल यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखती। अच्छा, ओवरऑल अर्निंग सीजन को लेकर अब क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर है ये फुल ईयर का क्वार्टर है और कंपनियां गाइडेंस भी दे रही हैं ऑब्वियसली, तो क्या एज्यूम करके चलें, किस तरीके की अर्निंग्स, कहाँ पर आउट परफॉर्मेंस, कहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस? सो अनुज, हमने इस क्वार्टर में थोड़ा जो एस्टिमेट बनाया वो काफी सॉफ्ट दिख रहा है, 6% ग्रोथ का एस्टिमेट है हमारे कवरेज का। मोतीलाल ओसवाल के 270 स्टॉक जो है, और निफ्टी में भी 6% कवरेज, 6% अर्निंग्स ग्रोथ का एस्टिमेट है। फर्स्ट 9 मंथ्स निफ्टी का अर्निंग जो था 26% ग्रो हुआ है। तो ये क्वार्टर में अगर आपका 6% ग्रो होता है तो फिर भी आप फुल ईयर पे 21% ग्रो करोगे FY24 में, विथ एन अंडरलाइंग ईपीएस ऑफ 980 रुपीज। जहां तक अलग अलग सेक्टर्स की बात है, ये क्वार्टर में जो 3 सेक्टर सबसे अच्छे परफॉर्म करेंगे वो है ऑटो, 20% अर्निंग्स ग्रोथ, 7th और 8th क्वार्टर इन अ रो, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर। सीमेंट में वाईओवाई नंबर अच्छे दिखेंगे, 32% का हमारा ग्रोथ का एस्टिमेट है अर्निंग्स का, बट सीक्वेंशियली थोड़ा सा सॉफ्टनेस है बिकॉज क्यूओक्यू प्राइसेस 5% गिरे हैं सीमेंट के। थर्ड सेक्टर विच इज डूइंग वेरी वेल इज फार्मा, वहां हमारा 33% अर्निंग्स ग्रोथ का एस्टिमेट है। सिक्वेंशियली भी नंबर अच्छे रहेंगे, वाईओवाई भी नंबर अच्छे रहेंगे, और स्प्रेड बहुत अच्छा है। दोनों ऑटो और फार्मा में बहुत अच्छा स्प्रेड है अर्निंग्स का, काफी सारे कंपनीज अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट फार्मा में जो हम 23 कंपनीज ट्रैक करते हैं उसमें से 21 कंपनीज के नंबर बहुत अच्छे रहेंगे। सो ये 3 सेक्टर काफी अच्छे रहेंगे। कंज्यूमर आईटी फ्लैट रहेंगे 5 से 7%, और जहां डिक्लाइन है जो ग्लोबल कमोडिटीज है, मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस, वहां हमको मेटल्स में 6% डिक्लाइन दिख रहा है, ऑयल एंड गैस में 12% दिख रहा है। सॉरी, रिवर्स नंबर, ऑयल एंड गैस में 6% और मेटल्स में 12%। तो ये थोड़े से डाउन साइड में है।
और जो सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल्स, वहां पे हमको 15% का ग्रोथ दिख रहा है बैंक में, प्राइवेट। बट ये प्राइवेट बैंक का जो नंबर आएगा 14%, इट विल बी अ 10 क्वार्टर लो अर्निंग्स ग्रोथ नंबर, बट इट इज वेल नोन। ये हमें क्योंकि हम तो 4 क्वार्टर के नंबर ईयर के बिगिनिंग में ही स्प्लिट कर देते हैं, तो ये अनुमान पहले से ही था कि मार्च 24 क्वार्टर के नंबर काफी सॉफ्ट रहेंगे। 14% ग्रोथ भी जो दिख रहा है प्राइवेट बैंक में हमारे एस्टिमेट में, इट लार्जली बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। अगर आप एचडीएफसी बैंक हटा के देखते हैं तो केवल 6% ग्रोथ है। सेम थिंग फॉर पीएसयू बैंक, 12% ग्रोथ बट एट 8 क्वार्टर लो। केवल एनबीएफसी है फाइनेंशियल्स में जहां पे ग्रोथ काफी अच्छा है, 23%, और ये पिछले 10 क्वार्टर से अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो ये स्प्रेड है पूरे सेक्टर्स के अर्निंग्स का। 6% रिपोर्टेड नंबर, 12% एक्सक्लूडिंग कमोडिटीज, सीमेंट, ऑटो, फार्मा डूइंग वेल, metals, oil and gas declining, and banks number healthy but at a 8-10 quarter low number in terms of growth. ओके अच्छा, अब एक और जो ट्रिगर मार्केट के लिए हमने डिस्कस किया अप फ्रंट, इलेक्शंस आज से शुरुआत हुई। इसको लेकर भी आपने एक स्ट्रैटेजी नोट लिखा है, मैं पढ़ रहा था उसको, और उसमें आपने काफ़ी सेक्टर्स की बात की है, काफ़ी बेनिफिशरीज के नाम डिस्कस करें। अगर संक्षेप में 3-4 की एरियाज बता सके तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनुज, वो जो रिपोर्ट हमने निकाला वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पे निकाला था। काफी डिटेल्ड मैनिफेस्टो था, 76 पेजेस का, और अलग अलग सेक्टर्स में वो क्या करेंगे, उनके प्रायोरिटीज क्या है, वो उसमें लिखा गया है। तो उसका हमने सेक्टोरल टेकअवेज बना के पब्लिश किया था। सबसे पहली अहम बात है कि कंटिन्यूटी है पॉलिसी में। देयर इज नो सडन डिसरप्टिव चेंज दैट दे आर ट्राइंग टू लुक एट। तो जो फोकस था उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पीएलआई, मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, रोड्स, मेट्रो, रेलवे, डिफेंस, वही सब कंटिन्यू होने वाला है। मुझे लगता है स्केल थोड़ा बड़ा रहेगा। जैसे उन्होंने नंबर डाला है हाउसिंग में, उनको शायद 3 करोड़ और घर बनाने हैं फॉर लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। गैस की उन्होंने बात की है, बाय CY 29 पाइप गैस फॉर एवरीवन। और जो फिर करंट इनिशिएटिव्स है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स और पीएलआई के, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के, वो कंटिन्यू रहेंगे। तो मुझे लगता है जो एक मार्केट के नजरिए से अगर आप इसको देखें पॉलिटिक्स को, assuming this government comes back, which is what almost all the opinion polls have predicted, giving them anywhere between 310 to 340 seats to BJP alone, and I think NDA from anywhere between 350 to 380. So let's assume that opinion polls are correct, and on 4th of June you have the same government in power. Then I think from a market's point of view, the direction will be more towards industrials rather than consumption. Consumption anyways has been weak for last 2-3 years. In fact, full year earnings growth for Hindustan Lever this year will be 0 in FY24. और जो ग्राउंड से भी जो संकेत आ रहे हैं कि कंजम्पशन में एक बहुत बड़ा कुछ लो टिकट कंजम्पशन आइटम, आई एम सेइंग स्टेपल्स में कोई बहुत बड़ा रिकवरी नहीं दिख रहा है। तो ये जो मैनिफेस्टो है, जो इलेक्शंस है, इस सब का सार यही है कि इंडस्ट्रियल साइड, कैपेक्स साइड ऑफ द इकोनॉमी should continue to do well, and that side of the market should also continue to do well. सिंस आपने बात की इसकी, कल हमारे चैनल पर फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू हुआ, और उसमें एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि अब एलॉन मस्क की इंडिया में एंट्री जो हो रही है उसको लेकर ऑटोमोबाइल्स पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है, और ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल एंसेलरी स्टॉक्स में जहाँ बहुत बड़ी तेज़ी रही है, एक्साइड जैसे स्टॉक्स में फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अब क्या करें इन्वेस्टर्स? अनुज, ऑटोमोबाइल में आप अगर नंबर्स देखें पहले प्रॉफिट के, तो FY18 to FY23 मतलब लगभग 5 साल तक ऑटो के प्रॉफिट फ्लैट थे निफ्टी में, करीबन 28,000 करोड़ की तरफ। वही नंबर FY18 में था, वही नंबर FY23 में था। फिर FY24 विच इज द करंट ईयर, प्रॉफिट डबल हो गए, 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ प्रॉफिट हो गया ऑटो इन निफ्टी। अगले साल हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ये है कि भाई नॉर्मल हो जाएंगे नंबर्स। There will be a 11% growth in auto earnings in FY25. So जहां तक नंबर्स का सवाल है अर्निंग्स ग्रोथ का, अब थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है। जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, अभी भी हमें 4 व्हीलर ज्यादा पसंद है, क्योंकि 2 व्हीलर में काफी रैली हो चुका है। हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हीरो मोटर्स निकाल के अभी संवर्धना मदरसन ऐड किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारा टॉप आइडिया पहले से रहा है, वो अभी भी है। फिर हमारे पास सीवी में अशोक लेलैंड और क्राफ्ट्समैन है। और रिसेंटली हमने टाटा मोटर्स डाउनग्रेड किया था आफ्टर द वेरी शार्प रन अप फ्रॉम बाय टू न्यूट्रल। तो मुझे लगता है सेक्टर काफी अच्छे दौर से गुजर रहा है। जहां तक वॉल्यूम का बात है, मार्जिन्स का बात है, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिए कि अब बेस काफी बड़ा हो जाएगा FY25 में। और एंसिलरी में हमें हैप्पी फोर्जिंग हमारा टॉप आइडिया में है। सो दैट्स आवर व्यू ऑन ऑटो सेक्टर।
एक बहुत शानदार आपकी रिपोर्ट आई थी अभी, आई थिंक आपने मुझे भेजी भी थी, केबल और वायर स्टॉक्स पर, और इन पर्टिकुलर मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा पॉलीकैब पर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हुआ। एक मैसिव रैली के बाद वो इनकम टैक्स का इशू आया, 40% की फॉल आई, वापस ऑलमोस्ट वो स्टॉक रिकवर होके काफ़ी लॉसेस ने कवर कर लिए। उसके अलावा बाकी स्टॉक्स भी हैं इस सेक्टर में। यहाँ पर अब क्या व्यू है और यहाँ पर प्रेफर्ड पिक्स क्या है आपकी? अनुज, इसको आप अगर थोड़ा सा कुछ सेक्टर से लिंक करके देखेंगे तो हमारा जो व्यू है रियल एस्टेट पे बहुत पॉजिटिव रहा है पिछले 1-1.5 साल से। हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में भी बहुत बड़ा ओवरवेट रियल एस्टेट पे है और पिछले 3 साल से रियल एस्टेट के नंबर्स प्री सेल्स के बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइकिल इज गोइंग ऑन। तो मुझे लगता है इसके जो एंसिलरी बेनिफिशियरीज है, बिल्डिंग मटेरियल्स, केबल एंड वायर, पेंट, ये सारे भी रहेंगे। बट उनको हमेशा एक थोड़ा टाइम लैग के बाद बेनिफिट मिलता है, क्योंकि पहले घर बनते हैं, फिर पोजीशन मिलता है, फिर लोग उसमें इंटीरियर्स का काम करते हैं। सो देयर इज ऑलवेज सम टाइम लैग बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम द सेम हाउसिंग साइकिल। अब आता है केबल्स एंड वायर्स पे। ज्यादा केबल्स एंड वायर्स का सवाल है पॉलीकैब का। पिछले 5 साल का अर्निंग्स ग्रोथ लगभग 30% प्लस रहा है CAGR। company has become a very big market cap company now, and profit pool is also pretty large now, almost neck to neck with Hubbles. So अगला 2 साल का जहां तक सवाल है, हम FY24 को 26 जब देखते हैं केबल्स एंड वायर्स में, तो हमारा पॉलीकैब का अर्निंग्स प्रेडिक्शन है 14% का CAGR, KEI का प्रेडिक्शन है 23% का CAGR, और हमने उसी रिपोर्ट में एक और कंपनी इनिशिएट की है, RR केबल, विच इज अ स्मॉल कैप, 18,000 फुट मार्केट कैप। वहां पे हमारा प्रेडिक्शन है 40% अर्निंग CAGR। तो ये जो तीनों स्टॉक्स है या पूरा सेक्टर है, दे आर अ बेनिफिशियरी ऑफ रियल एस्टेट एज वेल एज कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग साइकिल एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए हमारा तीनों स्टॉक्स पे बाय रेटिंग है। ओके, तीनों स्टॉक्स पर बाय रेटिंग है, इंक्लूडिंग RR केबल। तो ये एक जो शानदार रिपोर्ट थी आपकी। अच्छा, एक सेक्टर जहां पर इस समय डबल वैमी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। आपने पिछली बार इसका मूव बहुत सही कैप्चर किया था, लेकिन एक तो प्राइस कट आ गया, जबकि कंपनियों को तो टेक्निकली प्राइस हाइक की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड प्राइसेस भागे हैं। और दूसरी तरफ अब इलेक्शन, तो जून तक तो और कोई प्राइस हाइक आ भी नहीं सकता। इसको कैसे देखा जाए? क्या एक स्ट्रैटेजिक मौका मिल रहा है यहाँ पर बाय करने का लोअर प्राइसेस पर, या अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दें? नहीं, हमने कल फिर एक रिपोर्ट निकाला है OMC सेक्टर पे, जहां पे हम कह रहे हैं कि क्रूड, जो हमारे ऑयल एंड गैस एनालिस्ट है, उन्होंने जो एस्टिमेट बनाया है, वो कह रहे हैं कि क्रूड 85-95 से ज्यादा लंबे समय तक नहीं ट्रेड करेगा। सो ये जो करेक्शन है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमने हमेशा देखा है कि इस सेक्टर पे आप एक कोई स्ट्रक्चरल या लॉन्ग टर्म व्यू नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स एंड ऑफ द डे कमोडिटी एंड विद हेवी इंटरवेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन प्राइसिंग एंड रेगुलेशन। तो ये हमेशा से एक सिक्लिकल और ट्रेडिंग प्लेज रहे हैं, जहां पे वैल्यूएशंस भी काफी मैटर करते हैं। जब हमने ऐड किया था HPCL हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, करीबन 0.8 या 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक था। आज भी 1.1 है, और आज भी ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मौजूद है, और हमें लगता है करंट वैल्यूएशंस पे OMC एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है। ओके, OMC में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसमें प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे आपकी? तीनों में सेम अपॉर्चुनिटी या किसी एक में ज़्यादा है दूसरे के मुकाबले? तीनों की चाल हमेशा साथ में बढ़ते, साथ में गिरते, बिकॉज द ड्राइवर्स आर सेम। उसमें हमारा जो प्रेफरेंस है HPCL है नंबर 1, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर मॉडल। ओके, एक और स्टॉक जो आपका बहुत शानदार पिक रहा है पिछले 1 साल में, वो है जोमेटो, और इसकी कई बार हमारी बात हुई है। अब जहाँ से बात हुई थी वहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। अब क्या किया जाए स्टॉक में? क्या अभी भी ये एक कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है? क्या अभी भी इसमें ये वो जो थीम है वो इंटैक्ट है? बिल्कुल इंटैक्ट है अनुज, बट डोंट बी सरप्राइज अगर स्टॉक 10-15% कभी भी करेक्ट होता है बेस्ड ऑन एनी इवेंट, जनरल मार्केट करेक्शन और सम अर्निंग्स मिस हियर और देयर। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी स्टिल वेरी अट्रैक्टिव देयर। उनका जो बड़ा स्टोरी जो उभर के आया है पिछले 1 साल में, वो है क्विक कॉमर्स, विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। सो डिस्पाइट इनिशिएटिंग एट 50 एग्जैक्टली अ ईयर बैक, और मॉडल पोर्टफोलियो में हमने जब ऐड किया था जुलाई में 70 रुपए के दाम पे ऐड किया था, हमने वो वेट अभी भी इंटैक्ट रखा है। हमारा जो पूरा व्यू है कंजम्पशन पे, वो हमेशा से पिछले 2-3 सालों से डिस्क्रिशनरी की तरफ ज्यादा झुकाव रहा है। तो मेरे जो मॉडल पोर्टफोलियो में अगर आप मोतीलाल ओसवाल के देखेंगे, हमारे पास 9 मॉडल पोर्टफोलियो कंजम्पशन स्टॉक्स है मॉडल पोर्टफोलियो में, जिसमें से 8 डिस्क्रिशनरी है, केवल 1 स्टेपल स्टॉक है। तो वो डिस्क्रिशनरी में हमारा जो व्यू हमेशा से पॉजिटिव रहा है। इंडियन होटल, टाइटन, मेट्रो, जोमैटो, हमने डीमार्ट भी ऐड किया था पिछले साल जुलाई में करीबन 3200 पे।
फिर मिड कैप में हमारे पास लेमन ट्री रहा है, रेस्टोरेंट ब्रांड रहा है, और अभी हमने नया सेलो ऐड किया है। तो जोमेटो पे जहां तक सवाल है, मुझे लगता है काफी सारा एक री रेटिंग हुआ है। अगर आप एब्सोल्यूट मार्केट कैप देखें तो लगभग लगभग 1.5 से पौने 2 लाख करोड़ के बीच पहुंच गया है। तो आपको एक्सपेक्टेशंस भी थोड़े मॉडरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो स्टॉक का मार्केट कैप बहुत बड़ा हो जाता है, फिर परसेंटेज ग्रोथ ऑब्वियसली थोड़ा सा कम आता है, एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ 15-20% करेक्शन इन अ हाई बीटा स्टॉक। Okay. सो थोड़ा लंबा अवधि का नजरिया अगर रहता है तो मुझे लगता है ये सेगमेंट में पैसा और बन सकता है। नहीं 10 से 15% करेक्शन तो गौतम किसी भी स्टॉक में आ सकती है, और मिड कैप में तो ज़्यादा भी आ सकती है। वो खैर आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर समझते हैं उस बात को। एक स्टॉक जहां पर आप सबसे आगे रहे, अहेड ऑफ द कर्व सबसे, और सारे प्राइस टारगेट आपके मीट होते गए, वो था ट्रेंट। लेकिन अब 4000 पर क्या अभी भी इस पर बुलिश रहने में समझ है? क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब शायद ट्रेंड से निकल के एबी फैक्शंस में जाया जाए। आपका क्या मानना है? शॉर्ट टर्म सच ये जो टैक्टिकल मूव्स होते हैं, पेयर ट्रेड जिसे कहते हैं, कि आपने ट्रेंड बहुत ज्यादा 3 गुना हो गया है पिछले 1 साल में, तो उससे निकल के आप कोई दूसरा स्टॉक जो अंडर परफॉर्म किया है वहां पे आपको थोड़ा वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, दैट ऑलवेज पॉसिबिलिटी। जहां तक हमारा सवाल है, हमें ट्रेंड आज भी रिलेटिवली बेटर पोजिशन लगता है, बिकॉज ग्रोथ जो आ रही है ट्रेंड में वो बहुत ज्यादा है एबीएफआरएल और बाकी अदर कोई भी रिटेल स्टॉक के मुकाबले। अगर आप देखें पिछले 7-8 क्वार्टर का एक मूविंग एवरेज नंबर, लास्ट क्वार्टर ही आप देख लीजिए, ट्रेंड का टॉप लाइन ग्रोथ 52% था। तो कई सारे रिटेल स्टॉक आज स्ट्रगल कर रहे हैं 15-20% भी टॉप लाइन ग्रोथ करने। तो आई एग्री, वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं और प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें 1 साल पहले भी 1200 पैसे नहीं लगा था कि बहुत सस्ता चल रहा है मार्च 2023 में। फिर दिसंबर 23 में भी हमने एक रिपोर्ट निकाला था, तो प्राइस 2800 था, वहां पे भी महंगा लगा था। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन होना जरूरी है, हो सकता है थोड़ा प्राइस और टाइम करेक्शन भी हो, वो स्टॉक के लिए अच्छा रहेगा। बट ग्रोथ बहुत अच्छा कर रहा है, अंडरलाइंग एग्जीक्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, और जो ब्रांड अवेयरनेस प्लस ब्रांड स्ट्रेंथ है ट्रेंड का विद इन द ओवरऑल रिटेल सेक्टर, इट्स वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट। तो फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर स्टिल पॉजिटिव। ओके, अच्छा, एक आपने मुझे बहुत अच्छा नोट भेजा था और मैं खुद हैरान था उसको पढ़ के। एशियन पेंट्स जो इतने सालों तक मैसिव आउट परफॉर्मर रहा, फाइनली उसकी मार्केट कैप और प्रॉफिटेबिलिटी की कैगर जो है 10 साल में सेम हो गई, क्योंकि उसकी इतनी री रेटिंग हुई थी, लेकिन पिछले 2 साल में बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही यहाँ पर। क्या मौका है ये बाय करने का, या एशियन पेंट्स में अब वो जो पैसा बनना था, बड़ा पैसा, वो बन चुका है? एशियन पेंट्स अगर आप देखने जाए तो जब से बिरला ग्रुप का पेंट में एंट्री का ऐलान हुआ था 2021 में, वो स्टॉक फ्लैट है पिछले 3 सालों से। इसलिए आज जब आप ट्रेलिंग 10 ईयर प्राइस सीएजीआर और ट्रेलिंग 10 ईयर प्रॉफिट सीएजीआर देखते हैं, तो वो कन्वर्ज हो गया 17-18% पे। जो वैल्यूएशन 70-75 टाइम तक पहुंच गए थे, वो अभी 48 टाइम्स है। तो यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू 48 इज नॉट चीप ईदर, बट रिलेटिव टू वेयर इट वाज ट्रेडिंग इन 2021, स्टॉक थोड़ा सा सस्ता हुआ है। ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज है, 50 साल का ट्रैक, 50 से भी ज्यादा साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 60% मार्केट शेयर होल्डर है। तो ऑब्वियसली अगर रियल एस्टेट साइकिल अच्छा है, जनरल कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी अगर अच्छे से होता है, तो पेंट को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। बट शॉर्ट टर्म में डिपेंडिंग ऑन हाउ द कंपटीशन डज, मुझे लगता है थोड़ा सा वैल्यूएशन में और करेक्शन होने की उम्मीद है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ में कोई तकलीफ नहीं है, लॉन्ग बिग पिक्चर स्टोरी में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ जो है वो है कि जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गया इस सेक्टर में, तो मुझे लगता है स्ट्रीट थोड़ा सा देखेगा कि हाउ इज द न्यू कॉम्पिटिटर डूइंग, उनके 3-4 क्वार्टर्स के नंबर्स देखेंगे। तो मुझे लगता है हालांकि स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है, फ्लैट है 3-3.5 साल से, बट कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं दिखता है। ओके, अच्छा, टाइटन पर भी आप काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, और कैरेट लेन का एक्विजिशन उनके लिए बहुत शानदार रहा ऑब्वियसली। अभी यहाँ पर क्या हाउस व्यू बन रहा है आपका? टाइटन पे हमने 15 साल से हाउस व्यू चेंज नहीं किया। इट्स रिमेन्ड अवर नंबर 1 प्रेफर्ड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पिक, राइट फ्रॉम व्हेन द प्राइस वाज 200 रुपीस टू नाउ व्हेन द प्राइस इज 3600 रुपीस। अगेन, जैसे मैंने आपको ट्रेंड के लिए कहा है, साइज काफी बड़ा हो गया। टाइटन भी निफ्टी स्टॉक है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप है। पिछले 5 साल का अर्निंग सीएजीआर 24-25% रहा है। इनफैक्ट टॉप लाइन भी अच्छे से ग्रो हुआ है, बट अब इस बेस पे ऐसे ही ग्रोथ की उम्मीद करना थोड़ा सा, मुझे लगता है, एग्जैगरेशन रहेगा। Titan is now slowly evolving into a story which can compound between 15 to 20% earnings growth.
और अच्छी बात यह है कि जहां तक ओवरऑल ज्वेलरी सेक्टर का सवाल है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज ट्रेंड जो डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद चालू, और गवर्नमेंट ने भी काफी रेगुलेटरी मेजर्स लिए थे, पैन कार्ड रेगुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां से जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट चालू हुआ है वो अभी तक चल रहा है, और अभी भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए काफी बड़ा मौका है, इसलिए दिस हैज रिमेन्ड एज अवर नंबर वन पिक फॉर लास्ट मेनी ईयर्स नाउ। ओके, चलिए फिर एक आखिरी सवाल, तो मार्केट के लिए अब इस समय क्या मौके हैं? जो पिछले 2-3 साल की बुल मार्केट है वो आगे अभी आपको कंटिन्यू करती हुई दिखती है, उसी तरीके के कैगर पॉसिबल है आगे जाते हुए? मुझे लगता है अनुज, काफी सारा री-रेटिंग जो हुआ है ब्रॉडर मार्केट्स में वो निफ्टी में नहीं हुआ है। गलत धारणा है कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है। निफ्टी आज भी 20 टाइम है जो 10 साल के एवरेज के इन लाइन ट्रेंड कर रहा है। अगर आप देखें पिछले 5 साल में, सिर्फ निफ्टी देखते हैं, FY19 टू 24 प्री पैंडेमिक देख लीजिए आप, तो FY19 टू FY24 निफ्टी का जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट मुनाफा जिसे हम कहते हैं, उसका CAGR 17% है, और वही 5 साल में निफ्टी का जो मार्केट कैप बढ़ा है 80 लाख करोड़ से 180 लाख करोड़ हुआ है, वो CAGR 18% है। सो ब्रॉडली मार्केट ने अर्निंग्स का रिस्पेक्ट किया है, जितना अर्निंग्स आया है उतना ही मार्केट कैप भी कंपाउंड हुआ है। कुछ सेक्टर ने ज्यादा रिटर्न दिए, कुछ ने कम दिए, जो हर मार्केट में होता है, हमेशा होता है। बैंकिंग ने कम दिया है, इंडस्ट्रियल्स ऑटो ने ज्यादा दिया है, रियल एस्टेट ने ज्यादा दिया है, यूटिलिटी ने ज्यादा दिया है, कंज्यूमर ने कम दिया है। सो बट नेट नेट जब आप टोटल एग्रीगेट करके देखते हैं तो 17% 5 साल का अर्निंग CAGR है निफ्टी का पिछले, और 18% मार्केट कैप का CAGR है। तो मुझे लगता है कि ये जो अर्निंग्स थोड़ा सा अभी मॉडरेट हो सकता है, बिकॉज आपका प्रॉफिट पूल काफी ज्यादा बढ़ गया है, 3.25-3.5 लाख करोड़ से आप 7,80,000 करोड़ तक पहुंच गए 5 साल में। हमारा जो आज का एस्टिमेट है अगले 2 साल में यहाँ से 15% CAGR का है। तो मुझे लगता है बाजार को इन लाइन विद अंडरलाइंग अर्निंग रिटर्न देने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई बड़ा डी रेटिंग होते हुए नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज फ्लोज भी काफी अच्छे हैं। इंडिया, जो हमने रिपोर्ट में लिखा, एक अपने मिनी गोल्डीलॉक मोमेंट से गुजर रहा है, जहां मैक्रो, माइक्रो, सेंटिमेंट, फ्लो, लिक्विडिटी, पॉलिसी मोमेंटम सब कुछ इंडिया के फेवर में एट द मोमेंट, जबकि रीजनली, ग्लोबली चीजें उतनी अच्छी नहीं है। तो एक इंडिया विल कीप अट्रैक्टिंग इट्स फेयर शेयर ऑफ फ्लोज, और जितना अंडरलाइंग अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा उतना रिटर्न देने में मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई दिक्कत होनी चाहिए। ऑलराइट गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एज ऑलवेज अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।